80। जो घरों में बैठे हुए हैं थोड़ा सा ज़रा सीधे होके बैठ जाएं, तो ये लेक्चर ले रहे हैं घरों, थोड़ा सा और सीधे होके, बिल्कुल सीधे होके बैठ जाएं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। बॉल पॉइंट पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ें, किताब भाई, ये पेन देखो यार। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर नहीं बताऊंगा मैं, पेज 253 है। अच्छा ये पढ़ा हुआ है, पेज 253। फॉलोइंग अदर समझ, जज़ाकल्लाह। स्टेटमेंट ऑफ पिस्ताशियो लिमिटेड, मिंट लिमिटेड एंड एलेपिनो लिमिटेड। जेलेपिनो वालों, ये एलेपिनो है, जे को साइलेंट रखना है। एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ओके, आदत सी पड़ गई अब तो काटने की इसको। अच्छा जी, नाउ बैलेंस शीट की चीज़ों को, जी कल तक सफ़ा निकल आएगा इंशाल्लाह। पेज 253, बैलेंस शीट की चीज़ों को लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे। पीपी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट, यानी जितने की खरीदी हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट कॉस्ट, दोनों की इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग आ रही हैं। इन्वेंट्रीज आ रही हैं, डेटर्स आ रही हैं, कैश एंड बैंक आ रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रहा है, आरई आ रही है। ये वर्किंग 7 में जाती है, लेकिन बस वो क्लोजिंग माइनस प्री करेंगे इसका। लायबिलिटीज, डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। पेरेंट की इन्वेस्टमेंट्स की ये डिटेल्स आ रही हैं आपके पास। पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा है हमारे साल के पहले दिन, इसका मतलब है कुछ छुरी छुरी चलाने की जरूरत नहीं। और पेरेंट ने एसोसिएट को खरीदा है हमारे साल के मिड में, 1 अप्रैल 19 को। बट वी आर वेरी लकी कि नो नीड ऑफ वर्किंग 6, इसलिए नहीं बैलेंस शीट के सवाल में भी वर्किंग 6 करनी पड़ सकती है आर इशारे निकालने के लिए, बिकॉज प्री आर ई इज गिवन, प्री आर ई इज ऑलरेडी गिवन। व्हाई इट इज प्री आर ई? डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर आर ई दी हुई है, ये कोई बैलेंस शीट डेट वाली आर ई नहीं दी हुई, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर आर ई दी हुई है। तो इसी तरह मुझे पता चला कि ये प्री आर ई है। डन। तो पहला तो चैलेंज ये था कि इस आर ई के बारे में हमें पता होना चाहिए था प्री आर ई है। वाई? इट इज़ द डेट ऑफ, सो इट इज़ द डेट ऑफ दिस आर ई। अच्छा, कोई इक्का दुक्का चीज़ें मैं आपके सामने खोल देता हूँ, कुछ ज़्यादा हमने नहीं करना। सिर्फ एक वर्किंग 1 खोल रहा हूँ और वर्किंग 7 खोल रहा हूँ और वर्किंग 1.1 खोल रहा हूँ। अच्छा जी, the following considerations relating to acquisition of subsidiary are still unrecorded। सब्सिडरी को खरीदने की ये वाली कंसिडरेशन जो पेमेंट हुई है सऊदी किंग को, जिस भी फॉर्म में हुई है, ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये ऊपर कौन सी फिर रिकॉर्डेड है? ये कैश पेमेंट होगी, 900 की कैश पेमेंट होगी। और एसोसिएट के बारे में और कुछ बताया नहीं हुआ सवाल में, तो फिर एसोसिएट को हमने कितने का खरीदा होगा? 170 का। अच्छा जी, आप बता दें पेरेंट की डायरेक्ट यहां लिखूं या वर्किंग 1.1 से रूट कराऊं? 1.1 से रूट कराएं। एज पर क्वेश्चन, अब ये टोटल नहीं दी हुई आज के सवाल की तरह, बस इसकी अलग से दी हुई है, बस इसको उठा लें। ये कैश पेमेंट टाइप कोई चीज होगी। और इसकी इन्वेस्टमेंट 170। और अगर ये दोनों इकट्ठी करके दी होती 900 और 170 आज के सवाल की तरह, तो फिर वो लिख के और उनको माइनस माइनस करके, अब तो अलग अलग दोनों दी हुई हैं। तो 900 उठा के देखिए मैं कहाँ ले गया, वर्किंग 1.1 में, और 170 उठा के उधर ले गया। और एक चीज़ नई है, इसको भी थोड़ा साथ चला लें। ये कौन सी आ रही है? क्लोजिंग आ रही है।
पोस्ट क्लोजिंग बताएं ए की 340। चलें जी नोट कर। वर्किंग 1.1 में क्यों लेके गया हूं? क्योंकि सब्सिडरी की कुछ एडजस्टमेंट स्टिल अनरिकॉर्डेड है। वर्किंग 7 वाली डायरेक्ट वर्किंग 7 में ले गया हूं क्योंकि फेस पे अलग से नजर आ रही थी, उसमें मसला भी कोई नहीं था। अच्छा, अब मैं पूरा सवाल तो कर नहीं रहा, दोनों की प्री बता दें कितनी है। 200 और 360। इसकी 200 है। अच्छा ये सॉरी, ये एसोसिएट थी, एसोसिएट को ख़रीदा हुआ साल के शुरू में और सब्सिडरी को साल के मिड में, लेकिन मैं क्या मतलब दे दिया उसने बस सारी। अब वर्किंग 2 मैं नहीं बना रहा, बस वर्किंग 2 मैं नहीं बना रहा, ये प्री आ रही आ गई। शेयर कैपिटल वगैरह लिख लीजिएगा, छोड़े पर क्या करना है, हमने कौन सा गुडविल निकालनी है। 7 परसेंटेजेस लगानी है। एंड इट विल गो इन 35। ओके ये रिकॉर्ड नहीं हुई। पीएल ने कहा थोड़ी सी लैंड ले लो सऊदी किंग, जिसकी कैरिंग वैल्यू है 88 और फेयर वैल्यू है, इसको ना पेज 27 पे जाके रिवाइज कर लीजिएगा, अब मैं नहीं खोल रहा पेज 27। लैंड डिस्पोजल की तरह की एंट्री कर दें, लैंड क्रेडिट कर दें। लैंड बुक्स में कितने पे पड़ी होगी? मैंने इस तरह लिखवाया था, लैंड बीवी पर, इन्वेस्टमेंट एफवी पर कितना, तो 88 की लैंड हमारी किताबों में आ रही थी और उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 108। अगर ये चीज़ सऊदी किंग को ना देते तो बाजार में कितने की बेचते? पेज 27 वाली सारी चीज़ें सीआरई में जाती हैं। 20। इसका आप लेके जाते हैं इफेक्ट, बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल। एक मिनट, लेके जाते हैं इफेक्ट, लेके जाते हैं इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये तो जनरल एंट्री की ना, पोस्ट भी कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट 10, पैसे ले लो या लैंड ले लो, इन्वेस्टमेंट डेबिट सीआरई क्रेडिट 20 से, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाके फेस के ऊपर आप लोगों ने माइनस कर देने 88। इजाज़त है इस तरह पोस्ट करने की? 850 से 750 माइनस 88 फील हो रहा है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट साथ साथ बन रही है 88, ये बैलेंस शीट के फेस पे जाके आप लोगों ने कर देना है। तो अब इफेक्ट क्या हुआ? लैंड चली गई, देखते रहे देखते रहे, लैंड चली गई, रिकॉर्ड नहीं हुई थी ना, बेचारे से भूल गई थी। ब्रीफ केस में शेयर आने के बदले 108 वाली चीज दे दी और हमें खुशी आई 20 की। चलें आगे। अब एज पर क्वेश्चन नहीं थी ये, तो इसकी फिर डबल एंट्री पूरी करनी पड़ी मुझे, हर जगह डालना पड़ा। आगे ये गेन अदर इनकम में जाएगा, P&L अगर बनेगा तो अदर इनकम में जाएगा ये गेन। ओके
लिख लें P&L के सवालों के एंगल से। अदर इनकम में ये ऐड होगा, वही बात है, गेन आया अदर इनकम में जाएगा। ये गेन ना उल्टाने वाला नहीं होता, ये रिकॉर्ड करने वाला होता है, क्योंकि ये सऊदी किंग को हम एक लैंड अपनी दे रहे हैं। ये कोई P और S की आपस की डील नहीं है जो उल्टाने वाली चीज़ है, ये रिकॉर्ड करने वाली चीज़ है। हाँ, लैंड को किताबों से बस निकाल दें। अच्छा, एक जी हमने सऊदी किंग से कहा था कि अगर सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म करेगी तो तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे। उसकी मैंने कहा था अगर उसके साथ फेयर वैल्यू टाइप लॉस लिखा हो तो PV निकालने की ज़रूरत नहीं। तो 1 अप्रैल 19 को हमने सऊदी किंग से वादा किया है, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 19 है। 1 अप्रैल 19 को हमने सऊदी किंग से वादा किया है कि तुम्हें 115 मिलियन का कैश देंगे अगले साल। अगले साल फरवरी में आना, ज़रा अगले साल टाइम निकाल के ना फरवरी में पाकिस्तान की टिकट करा लेना, तो सर्दियाँ होंगी तुम्हें फिराएं शराएंगे, सिब्बी ले जाएंगे सर्दियों में, तो मुल्तान ले जाएंगे गर्मी। कैश ऑफ 115 मिलियन वुड बी पेड इन फरवरी। तुम्हें अगले साल ना कैश वुड बी पेड, लेकिन अब इसकी PV नहीं निकालनी क्योंकि ये उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है और ये उसकी फेयर वैल्यू टाइप खुद निकाल के दे देगा। तुम्हें 115 मिलियन का कैश दे देंगे अगले साल अगर सब्सिडरी ने हमारे साल प्रॉफिट शो किए 20% एज कंपेयर टू पिछले साल। और पिछले साल की प्रॉफिट भी हमें नहीं देगा, इस साल की प्रॉफिट भी हमें नहीं दे रहा, बस आगे चल के बता दे हुआ क्या। फेयर वैल्यू ऑफ दिस लाइबिलिटी ऑन एक्विजिशन डेट वाज, डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स, रिकॉर्ड इट वन बाय वन। आप बताएं 115 पे रिकॉर्ड करूं या डिस्काउंट रेट यूज करते हुए 115 की PV लूं, या फेयर वैल्यू दे दी है तो डिस्काउंट उसने खुद ही किसी तरीके से कर दिया होगा। ये इस एडजस्टमेंट में बात याद रखनी थी। और लेट्स रिवाइज पेज नंबर दैट पेज नंबर 27। oh we are very lucky. Page 27, contingent consideration depending on performance of recording of contingent consideration at fair value on acquisition date। फेयर वैल्यू दे दे तो उसी पे रिकॉर्ड कर दें, फिर डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, और अगर फ्यूचर में पैसे ऊपर नीचे देने पड़े तो फिर वो गेन लॉस आ जाएगा। तो ये जी हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था क्लास में, तो साथ आप क्वेश्चन 19 भी लिख सकते हैं, पेज 27 में लिख सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करें। तो ये एंट्री करवा दें पहले, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, लेकिन ये करवानी है आपने फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, व्हाट इज द अमाउंट टू बी पेड इन नेक्स्ट ईयर? 115। व्हाट इज द अमाउंट टू बी पेड इन नेक्स्ट ईयर? व्हाट इज इज फेयर वैल्यू टुडे? फेयर वैल्यू दे दी, PV नहीं निकालनी पड़ेगी, अब PV नहीं निकालनी पड़ेगी, फेयर वैल्यू दे दी। अब क्या करें जी, एंट्री पहले यहां कर लेते हैं ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट एट फेयर वैल्यू 70। अच्छा जी, इस एंट्री को आप पोस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट पैसे ले लेना, लेकिन वो वाले नहीं जो डिस्काउंट करते हैं, ये वो वाले पैसे हैं जो परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 70 से। और पेएबल क्रेडिट लाइबिलिटीज में बढ़ा दीजिएगा बस, जब जहाँ 340 और 180 उठाते हैं ना वहाँ आप 70 ऐड कर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, या अलग लाइन भी डाल सकते हैं कंसिडरेशन पेएबल के नाम से। ओके भाई, उस क्लास में किसी भी जाए को सर आसिफ जब क्लास के लिए जाए ना तो बता दें, ताकि ये इधर वाले फिर चले जाएं। हमारी मेन एडजस्टमेंट अल्लाह का शुक्र है यही है, आगे फिर आगे रिवीजन नहीं है, फिर घर जाके आप देख लीजिएगा जिन्होंने जाने। अच्छा, नेक्स्ट ये अगली बात, एट ईयर एंड, आप पता नहीं क्या कहानी बनती है, एट ईयर एंड द सेट टारगेट हैज बीन अचीव्ड। ये टारगेट अचीव हो गया है, यानी ईयर एंड पे हमें कंफर्म हो गया है कि सब्सिडरी ने जैसा परफॉर्म करना था उसने वैसा परफॉर्म कर दिया है और उसने 20% टारगेट को मीट कर लिया। आप बता दें हमारा पेएबल उसने दिया नहीं,
लेकिन सोच के बताएं अब ईयर एंड पे हमें पेएबल कितना कंफर्म हो गया है? नहीं 70 ही यानी पेएबल ऑफ 70 रखें और वो फरवरी में उसे 70 दे दें। किस वक्त पता चल गया कि अब पेएबल कंफर्म हो गया? एट ईयर एंड टारगेट हैज बीन अचीव्ड। ईयर एंड पे सौदे किंग का फोन आएगा, पुत्र मैं आ रहा हूं फरवरी चे, टारगेट मीट हो गया, 115 का वादा हुआ था। ये ये जो 70 रुपए है ना, ये हम सौदे किंग को नहीं बताते, ये तो हम अपनी को फेयर वैल्यू पीवी टाइप निकाल कर कुछ कर लेते हैं। ये सौदे किंग को तो नहीं बताते। सौदे किंग से तो वादा कितना हुआ था? 115 का। तो ईयर एंड पे उसका फोन आया, हाँ भाई कैसा परफॉर्म किया मेरे यू फोन ने? हाँ कहीं यार वो तो जितना गोश्त था 20% उससे भी ज़्यादा पता नहीं क्या क्या निकाल रही है, तो दूध भी दे रही है साथ और पता नहीं क्या क्या कर रही है, वूल भी निकल रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। नया देखा क्या चीज़ तुझे दे के गया था। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा वादा पूरा हो गया। तो तैयार रहो, 115 मिलियन तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ। तो अब ऑब्वियसली यार थोड़ी सी तोकल लगाएं। नो लाइबिलिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 70 to 115। द सेट टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड। और अगर लिखा होता है हैज़ नॉट बीन अचीव्ड तो मैं 70 पूरे को उल्टा देता, फिर कुछ रुपए नहीं देने थे उसको, फिर उसको देने ही नहीं थे, फिर 70 पूरे को उल्टा दे। ये वाली एंट्री करनी थी, क्योंकि एक्विजिशन डेट को तो हमें इल्हाम नहीं होना, एंट्री की डेट लिख ले इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। यकम अप्रैल 19। नाउ एट ईयर एंड सेट टारगेट हैज बीन अचीव्ड, व्हाट शुड आई डू? वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारें। पेएबल किस पे पड़ा होना चाहिए? अब 115 उसके लिए तैयार रखे हैं, वो आ रहा है। किस पे रिकॉर्ड किया था? तो ऑब्वियसली पीवी की वजह से जरा लोअर अमाउंट पे रिकॉर्ड किया था। आप पेएबल को बढ़ा दें। रिवाइज कौन सा करके आएंगे? क्वेश्चन नंबर 19, वो जो लिखा हुआ है पेज उस पर, उसमें ये सारी चीजें की थी। और डेबिट एक्सेलेंट, एक्सपेंस पी एंड एल के मुंह पे जाके एक्सपेंस डेबिट एक्सेलेंट। बट बैलेंस शीट का सवाल है, वो देख लेते हैं क्या करना है। तो ये खर्चा है हमारा। इन्वेस्टमेंट कभी नहीं छेड़नी। इन्वेस्टमेंट सिर्फ किस डेट पे छेड़नी है? यकम अप्रैल पे। अगले साल एंट्री फरवरी में। गुड गुड। पेमेंट की एंट्री अगले साल, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 115 से। बट ये एंट्री तो मैंने आपको टाइम ज़ाया करने के लिए की है, ये तो अगले साल होगी। क्या है? इधर से किसी टीओ को जब सर आसिफ निकलें, उनके कदम कमरे से बाहर आएँ, तो इधर आके बता दें कि उनके कदम अब चलने लग गए हैं। उनकी आहट हमें नहीं दस सुनाई देगी। नहीं टाइम हो गया नहीं, जब सर आसिफ जाए उधर। तो ये थी जी एडजस्टमेंट्स दो हमारी मेन। तो अब आप मुझे बता दें इस एडजस्टमेंट को हम क्यों इग्नोर कर दें? ये अगले साल की है, इसको आप पोस्ट करें। ये सेट टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड, सीआरई डेबिट और पेएबल क्रेडिट कराएं जी। सीआरई डेबिट कितने से? 45 से। आप बताए निकले हैं? अभी नहीं निकले। फोर्टी। अब ये अल्लाह का शुक्र है 115 पे आ गया। चलें जी एंट्रीज पोस्ट कर लें शौक शौक से। द सेट टारगेट हैज बीन अचीव्ड, सो द किंग विल से आई एम कमिंग गाय, तू अपनी तैयारी पकड़, 115 मिलियन अरेंज कर। तो ये बाद वाली चीज़ इनकम या एक्सपेंस में क्यों डालनी है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट को सिर्फ कब चेंज करना है? ऑन एक्विजिशन डेट पे। अच्छा सवाल में डिस्काउंटिंग क्यों नहीं की? डिस्काउंटिंग, अच्छा जी पोस्टिंग देख लें आप। पोस्टिंग इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट देखें सारा इधर। इन्वेस्टमेंट डेबिट वर्किंग 1.1 एंड पेएबल क्रेडिट। ये अगली एंट्री एक्सपेंस डेबिट सीआरई, पी एंड एल, तो पी एंड एल के मुंह में एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दें और पेएबल क्रेडिट 45।
ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एमएल, एमएल कौन है? सब्सिडरी। सब्सिडरी को किस पे रखा हुआ है? फेयर वैल्यू। तो ये तो आपको पता है, फिर सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू क्या करनी है, एनसीआई को फेयर वैल्यू पे ले आएंगे आप। एंड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ, भाईजान एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू को कभी कुछ नहीं करना, नेवर, कुछ भी नहीं करना, बस इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देना होता है। फेयर वैल्यू भाड़ में, हमें पता नहीं कितने के शेयर मिले हों, तो हमने एसोसिएट के शेयर जितने के भी खरीदे हैं उससे छोड़ें, इसकी फेयर वैल्यू को इग्नोर करना है। ऑलवेज इग्नोर एसोसिएट के शेयर्स की फेयर वैल्यू। हाँ, किसके शेयर्स की फेयर वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है? सब्सिडरी के। कभी कभी पेरेंट के भी होती है, जब पेरेंट शेयर इशू करता है और कहता है थोड़े से शेयर ले लो, तो ये किस लिए यूज हो जाएगा? 18 एनसीआई की फेयर वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा यार, ये जो एडजस्टमेंट का इतना हिस्सा है ना इस वाली का, ये आज मैं आपको नहीं करा सकूंगा, ये इंशाल्लाह मैंने कल करवाना है। तो सॉल्यूशन में एंड पे ना मैं ज़रा हाईलाइट कर दूंगा कि ये वाली चीज़ बस एज इट इज़ है, ताकि आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाए। बल्कि आप ये एडजस्टमेंट पोस्ट ना कीजिएगा, आपकी बैलेंस शीट दिखा दूंगा आपको। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एमएल कैरिंग वैल्यूज ऑफ एमएल एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेंट्री विच वाज कैरिड एट 130 एंड एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 180। तो सादा सी एडजस्टमेंट, एंट्री बताएं। इन्वेंट्री डेबिट कितने से? और सादा एडजस्टमेंट, बीवी फेयर वैल्यू कंपेयर करें यार, 50 से। इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट 50 से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन 50 से। एक और स्यापा है, आपा है, वो कल इंशाल्लाह देखेंगे। चलो जी, सवाल मुक गया। एक मशीन बिकी है, एक डिविडेंड है, एक सेल ऑफ स्टॉक है, आपस के डेटर क्रेडिटर है और इम्पेयरमेंट लॉस है। इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो नाउ एमएफए वाले टू हैव अ रिलैक्सेशन, 1-2 मिनट की जो भी आपने करनी है। बस ये फारक सी एडजस्टमेंट्स हैं, और इफ़ यू वांट टू गो यू कैन ऑल्सो गो, आप लोग भी जा सकते हैं। ये एडजस्टमेंट्स मैंने ऐसे रिवाइज़ करानी है, बैठने तो बैठे रहें। यार आज थोड़े से बड़े हो जाएं, डायरेक्ट फिगर्स निकाल लें ज़रा, डायरेक्ट डिस्पोजल बनाए बगैर, थोड़ा सा ज़रा टाइम सेव करने की तरफ आना शुरू करें। पॉइंट नंबर 5 ऑन यकम जुलाई 2019, साल ख़त्म होने से 6 माह पहले, एमएल सोल्ड अ मशीन, एमएल कौन है? सब्सिडरी, सोल्ड अ मशीन टू पेरेंट। और हमारी पुरानी एडजस्टमेंट आ गई, शुक्र है, हमने समझा था कि नहीं आएगी, एसोसिएट वाली नहीं है, पुरानी। अच्छा यार, अब कैसे बड़े बने, थोड़े से बड़े बन जाएं। मैं तो ये भी नहीं चाह रहा कि आप गेन और नेट गेन के चक्कर में पड़ें, आप तो कुछ डायरेक्ट ही बस कर दें आज। तो ऑन यकम जुलाई एमएल सोल्ड अ मशीन टू पीएल फॉर 55 मिनट, अ गेन ऑफ 10 मिलियन। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वॉज 5 ईयर्स। तो ठीक है, वर्किंग नंबर 8 कर दें और गेन बताएं। 10 डिवाइडेड बाय इंटू 6/9। एसआरई डेबिट, पीपी क्रेडिट। तो अब मैं ये एडजस्टमेंट आपको पोस्ट नहीं करके दिखा रहा कहीं, बस ठीक है। एसआरई डेबिट, पीपी क्रेडिट। आगे जी, जेएल कौन है? एसोसिएट पेड डिविडेंड फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30/19। ठीक है, 30/19 हाफ ईयर एंडेड का इसने को डिविडेंड पे किया, इंटरिम डिविडेंड होता है ये। अदर इनकम में से कैसे माइनस करूं, P&L आज बना ही नहीं रहा, तो ये पेड वाला सवाल है, पेड वाला सवाल है, इग्नोर कर दें बैलेंस शीट के एंगल से। तो पेड वाला सवाल इग्नोर किया करना है फ्रॉम द एंगल ऑफ। अब ये जो लिखा हुआ है ना अदर इनकम में पड़ा है, ये बिल्कुल ये बात इसकी सही है, बट ये किसके एंगल से शायद डिस्कशन होती, P&L के एंगल से, वरना पेड वाले सवालों को इग्नोर करना है फ्रॉम द एंगल ऑफ बैलेंस शीट। पेड ना होता तो वो डिस्कशन कल करनी है। कल हमारा तकरीबन आधा पौना घंटा लगना है एसोसिएट के डिविडेंड पे, एक पूरी बहस है एसोसिएट के डिविडेंड पे। ओके अच्छा जी, अब ये 2 एडजस्टमेंट्स इग्नोर करनी थी। सवाल की रिक्वायरमेंट थी लिस्ट डाउन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये पहली दफ़ा आई थी पेपर में। लिस्ट डाउन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन पार्ट ए। वो इन्फॉर्मेशन बताएं जिसका नो इफेक्ट। अच्छा, बच्चे क्या करने आ गए थे, बच्चे लॉजिक्स लिखने लग गए थे। आईकैप ने सोल्यूशन में लिस्ट डाउन कर दिया था,
लिस्ट डाउन करने का मतलब होता है वजह बताए बगैर लिस्ट बना दो। तो अब आपने क्या लिख के आना है, आपने लिख के आना है डिस्काउंट परसेंटेज विल बी इग्नोर्ड। वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू दी हुई है, लेकिन ये लॉजिक नहीं लिखनी। अब डिस्काउंट परसेंटेज विल बी इग्नोर्ड एंड डिविडेंड ऑफ एसोसिएट विल बी इग्नोर्ड। आप, मुझे तो लगता है आपने लिखाना है एज पर क्वेश्चन 12.5। अच्छा, तो डिविडेंड पेड विल बी इग्नोर्ड। ड्यूरिंग द ईयर पीएल मेड सेल ऑफ 72 at 20%, 60% was still sold. Oh, पुट्ठी करके एडजस्टमेंट दी है। 60% were sold by JL। अच्छा, PL कौन है? पेरेंट, और JL एसोसिएट। तो किससे किसकी तरफ? P2A। JL देख लेते हैं ऊपर जाके, मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूं। PL कौन है और JL एसोसिएट। P2A पापा टू अंजुम। अच्छा, पापा टू अंजुम सोल्ड। इनटू, असल में 60% उसने आगे बेच दिया ना। 60% वर सोल्ड, इट मींस 40% इज, सर इससे भी करते हैं क्या जी? ये किया था मार्च 2020 में। अच्छा जी, अनसोल्ड का प्रॉफिट पीस शेयर। अब छोड़े परे, हैंड रिटन पेज खोलने की जरूरत नहीं। पीआरई सीआरई में पड़ी है और ए का स्टॉक पड़ा नहीं, तो जोर इन्वेस्टमेंट्स पे निकल आएगा। सिर्फ 1.2 की एंट्री होनी है। सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग 7 क्रेडिट। अच्छा, एक दो एडजस्टमेंट्स डाल के ना पेज 27 वाली, फिर उसके बाद ठंडा हो जाता है। PL has debtor of 8 from A। PL has debtor of 8 from, नहीं एक मिनट है, इस तरह लिखा तो करें, ऐसी चीजें भूल जानी है। तो 240 में भी 8 पड़ा है और 160 में भी 8 पड़ा है, बट कुछ करना नहीं है इसको। लेकिन आज सवाल की एक और रिक्वायरमेंट भी है, इनको इग्नोर करना बताना है। तो आपने कहना है कि इसे मैंने इग्नोर कर दूंगा। तो पेरेंट के और एसोसिएट के रिसीवेबल पेबल कैंसिल नहीं होते। इम्पेयरमेंट गुडविल की जब निकल आएगी तो एंट्री बनेगी एसआरई डेबिट और गुडविल क्रेडिट, क्योंकि एनसीआई किस पे है? फेयर वैल्यू। ठीक है जी, कोई ओवर आधी पिछाधी पिक्चर ले लें और 1 मिनट बुक्स बंद नहीं करनी। वो जो एडजस्टमेंट इग्नोर करनी है मैं उसको हाईलाइट आपको करवा दूं कि ये चीज़ आप एज इट इज सोल्यूशन से देख के लिख लीजिएगा ताकि आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाए। ये टोटल कितना आ रहा है? 107। अच्छा, अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जी। मैं वो शो कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। इसमें ये 40 रुपये यहाँ माइनस कर दीजिएगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, कल इंशाल्लाह समझ आएगा इन्वेंटरीज में। और एसआरई में आ रहे हैं ये 40 रुपये, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इन्वेंटरीज में 40 माइनस हो रहा है पेज 265 पे। नहीं खोली हुई किताब तो तस्वीर खींच लें। इन्वेंटरीज में 40 माइनस हो रहा है, ये अपनी तरफ से एडजस्टमेंट डाल लीजिएगा। ये नहीं भी डालेंगे तो बैलेंस शीट तो टैली कर जाएगी। -40 हो रहा है
और 40 SRE में डेबिट हो रहा है। ये एडजस्टमेंट बिल्कुल नई है, आपको नहीं पढ़ाई हुई, ये इंशाल्लाह कल पढ़नी है। साथ वाले के सर पे हाथ रखें शफकत का और चले जाएं। शुक्रिया जी आपका आना, मुस्कुरा के देख दें और अल्लाह हाफिज़। मुस्कुरा दिया करें, कुछ नहीं होता, तो पैसे लगते हैं अंदर।